मानसरोवर गांव के बस स्टैंड पर बस रुकी और उसमें से श्रेयांश उतरा। उतरकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसके पास आकर एक व्यक्ति ने पूछा, जी कहीं आप चित्रकार श्रेयांश साहब तो नहीं? जी मैं ही श्रेयांश हूं। और आप? श्रेयांश ने उस व्यक्ति से पूछा। जी मैं शंभू। मुझे गांव के मुखिया जी ने आपको लेने भेजा है। अनजान गांव है और वैसे भी शाम ढल चुकी है। ऊपर से आप ठहरे शहरी बाबू, कहीं रास्ता न भटक जाए इसलिए। शंभू बोला, अच्छा अच्छा, क्या मुखिया साहब तक खबर पहुंच गई थी कि मैं आ रहा हूं? श्रेयांश ने पूछा। जी शहर में उनके कई जानने वाले रहते हैं, तो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन तक खबर पहुंचा दी थी। शंभू बोला, तब तो बहुत बढ़िया हुआ। श्रेयांश बोला, तो आप यहाँ चित्रकारी करने आए हैं? शंभू ने पूछा। आपको कैसे पता? श्रेयांश ने आश्चर्य से पूछा। मुखिया जी कह रहे थे। शंभू बोला, ओह, प्रिंसिपल सर ने बताया था कि मुखिया जी उनके दूर के साले लगते हैं। उनके गांव में जो पुराना महल है उसका चित्र प्रतियोगिता के लिए मैं बना सकता हूं, इसलिए मैं यहाँ आ गया चित्र बनाने। श्रेयांश बोला, जी बहुत बढ़िया किया आपने, लेकिन। शंभू कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? श्रेयांश ने पूछा। कुछ नहीं, बाद में बताता हूं। वो देखिए मुखिया जी का घर आ गया। शंभू बोला। श्रेयांश जब मुखिया जी के घर पहुंचा तो मुखिया जी ने उससे कहा, तो आप हैं चित्रकार साहब? जी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने अपने घर में रुकने की जगह दी। श्रेयांश बोला, मेहरबानी किस बात की? पत्नी को गुजरे सालों बीत चुके हैं। बेटी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई है और बेटा अपने परिवार के साथ कानपुर में रहता है। इस घर में सिर्फ मैं और शंभू रहते हैं। अब आप आ गए हैं तो कुछ रौनक सी हो जाएगी, इसलिए मैंने आज ही खाना बनाने के लिए महाराजिन रख ली है। पहले तो शंभू ही बना देता था खाना, जैसा भी कच्चा पक्का खाकर सो रहते थे दोनों, लेकिन आपको ऐसा थोड़े ही खिला सकते हैं। चलिए आप सफर से आए हैं, हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक शंभू चाय बना लेता है, इसके बाद भोजन करेंगे। मुखिया जी बोले। जी ठीक है। और फिर शंभू श्रेयांश को स्नान घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद श्रेयांश मुखिया जी से बातें करने लगा। तब तक शंभू चाय बनाकर ले आया। सबने चाय पी। श्रेयांश को गांव के शुद्ध दूध की चाय बहुत पसंद आई। कुछ देर बाद दोनों भोजन करने बैठे। जो भोजन महाराजन श्रेयांश के आने से पहले ही बनाकर चली गई थीं। शंभू ने भोजन परोसा। खाने में हरे चने का निमोना था, आलू गोभी की सूखी सब्जी, हरी मिर्च और धनिये की चटनी, आंवले का अचार और घी में तरबतर चूल्हे की सिकी रोटियां थीं। खाना खाकर श्रेयांश की आत्मा तृप्त हो गई। उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। गुलाबी गुलाबी ठंड थी, इसलिए मुखिया जी ने अंगीठी जलवाई। खाना खाने के बाद सब उसके आसपास बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद मुखिया जी ने शंभू से कहा, शंभू जरा दूध की बटलोई अंगीठी पर रख दो ताकि दूध गर्म हो जाए, और फिर थोड़े से गुड़ के साथ ये गर्म दूध श्रेयांश बाबू को दे देना, बहुत अच्छी नींद आएगी। तब शंभू ने दूध से भरी कांसे की बटलोई अंगीठी पर रख दी और कुछ देर बाद दोनों लोगों को गर्म दूध और गुड़ दिया। जब श्रेयांश को नींद आने लगी तो मुखिया जी बोले, जाइए श्रेयांश बाबू, अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। तब शंभू श्रेयांश को उसके कमरे में पहुंचा आया। साथ में लोटे में पानी ढककर रख दिया और बता दिया कि आंगन में शौचालय स्नान घर के बगल में ही है, वहीं हैंडपंप भी लगा है अगर पानी की जरूरत पड़े। वैसे मैंने 2 बाल्टी पानी भरकर रख दिया है। फिर शंभू चला आया और श्रेयांश दिन भर के थकान की वजह से लालटेन धीमी करके सो गया। आधी रात के वक्त अचानक ही उसकी आंख खुली और उसे ऐसा लगा कि कहीं से घुंघरू बजने की आवाज आ रही है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और फिर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन अब उसे लगा कि वो घुंघरू उसके बिस्तर के आसपास ही बज रहे हैं। उसने लालटेन तेज की, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। उसने लालटेन फिर से धीमी करनी चाहिए, तभी उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई दिखाई दी। श्रेयांश ये देखकर डर गया। उसने लालटेन फिर से तेज की और बिस्तर से उठकर उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन वह लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। वह बाहर आंगन में भी गया, लेकिन उसे कहीं कोई भी नजर नहीं आया। फिर बिस्तर पर आकर उसने अपने चेहरे को रजाई से ढक लिया। वह बहुत डर गया था, इतना डर कि उसने अपना चेहरा रजाई के भीतर ही छुपा लिया, जिसकी वजह से वह पसीने पसीने हो गया। एक बार तो उसका मन हुआ कि वह जाकर शंभू काका को जगा ले और उनसे कहे कि उसने एक लड़की की परछाई देखी, लेकिन ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह यूं ही रजाई के भीतर अपना चेहरा छुपाए रहा। उसका बदन पसीने से एकदम भीग चुका था। अब उसे रजाई के भीतर घुटन सी होने लगी, इसलिए उसने अपना चेहरा रजाई से बाहर निकालने का सोचा। वह धीरे धीरे अपना चेहरा रजाई से बाहर निकालने लगा,
जैसे ही उसने अपना चेहरा बाहर निकाला तो सामने कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर नृत्य की मुद्रा में उसे फिर से लड़की की परछाई दिखी और उसे देखकर वह चीख पड़ा। तब तक शंभू काका श्रेयांश के कमरे के पास आकर किवाड़ पर थपकी देकर पूछ रहे थे, क्या हुआ बाबू साहब, आप चीखे क्यों? शंभू काका की आवाज सुनकर श्रेयांश की जान में जान आई। उसने फौरन बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला और बोला, काका, यहाँ कोई लड़की थी। लड़की? और इस घर में? ये कैसे हो सकता है? शंभू काका बोले, मैंने 2 बार उसकी परछाई देखी, मेरी बात पर यकीन कीजिए। श्रेयांश बोला, लेकिन आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं? शंभू बोले, पहले मुझे वह दीवार पर दिखी, फिर नृत्य करती हुई इस दीवार पर, साथ में घूंघरुओं की आवाज भी सुनाई दी। श्रेयांश बोला, लगता है आपको कोई भ्रम हुआ है। आपने सोते हुए कोई सपना देखा और उसे सच मान लिया। अभी आप सो जाइए, इस बारे में सुबह बात करते हैं। शंभू काका बोले, मैं सच कहता हूं, वो सपना नहीं था। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। श्रेयांश बोला, तो ठीक है, मैं आपके कमरे में ही सो रहता हूं। मैं अभी यहां अपना बिस्तर लेकर आता हूं। शंभू काका बोले, नहीं, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रेयांश बोला, डरिए मत, मैं बिस्तर लेकर अभी आता हूं। शंभू काका बोले, तो फिर मैं भी आपके साथ चलता हूं। और इतना कहकर श्रेयांश भी शंभू काका के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में दोनों बिस्तर लेकर कमरे में वापस आ गए। फिर उस रात शंभू काका श्रेयांश के कमरे में ही सोए। सुबह हुई तो सबसे पहले शंभू काका जागे। कुछ ही देर में श्रेयांश भी जाग उठा। रात की घटना से उसका मन कुछ विचलित सा था। उसे ऐसे गुमसुम देखकर मुखिया जी ने श्रेयांश से पूछा, क्या हुआ चित्रकार बाबू, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? जी, परेशान तो हूं, लेकिन आपसे कैसे कहूं? श्रेयांश बोला, क्यों, मुझसे कैसी झिझक? जो कहना है कह दीजिए। मुखिया जी बोले, वो कल रात मुझे कमरे की दीवार पर किसी लड़की की परछाई दिखी और घूंघरुओं की आवाज भी सुनाई दी। श्रेयांश बोला, अरे, आपने कोई डरावना सपना देखा होगा? मुखिया जी बोले, वो कोई सपना नहीं था, हकीकत थी। श्रेयांश ने दृढ़ता से कहा, लेकिन आज तक मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा इस घर में। मुखिया जी बोले, मैं बहुत डर गया था रात को, इसलिए चीख पड़ा। मेरी चीख सुनकर शंभू काका कमरे में आए, फिर वो वहीं मेरे कमरे में ही सो गए। श्रेयांश बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज भी आप शंभू को ही अपने कमरे में सुला लेना। मुखिया जी बोले, जी धन्यवाद। श्रेयांश बोला, तो फिर आप जल्दी से तैयार हो जाइए और नाश्ता करके शंभू के साथ वो पुराना महल देख आइए जिसका आपको अपनी चित्रकारी प्रतियोगिता के लिए चित्र बनाना है। मुखिया जी बोले, जी, बस मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। और इतना कहकर श्रेयांश तैयार होने चला गया। कुछ ही देर में नाश्ता करके श्रेयांश और शंभू उस पुराने महल को देखने चल पड़े। पुराना महल गांव से काफी दूर था। शंभू को तो पथरीले रास्तों पर चलने की आदत थी, लेकिन श्रेयांश को उस रास्ते पर चलने में परेशानी हो रही थी। फिर भी कुछ ही देर में दोनों उस महल तक पहुंच ही गए। महल की ओर इशारा करते हुए शंभू बोला, चित्रकार बाबू, ये रहा रंग महल। यहाँ पर राजा रहा करते थे। पुराने लोग कहते हैं कि उनकी बहुत सी रानियां थीं। न जाने इस महल में क्या हुआ था कि उस रात राज परिवार के सभी सदस्यों की लाशें मिली थीं। कोई भी जिंदा न बचा था। कहते हैं कि यहाँ किसी की आत्मा भी भटकती हुई दिखाई देती है। कई लोगों को वो आत्मा दिखी भी है। ये सुनकर श्रेयांश को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। अक्सर लोग राजमहलों के बारे में ऐसा कहते रहते हैं। श्रेयांश ने उन बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी चित्रकारी पर ध्यान देना ही उचित समझा और महल को बहुत ध्यान से देखने लगा। तभी शंभू काका बोले, मेरे एक दोस्त का पास ही खेत है, वो वहीं पर होगा, मैं जरा उससे मिलाऊं। अगर आप चाहें तो चल सकते हैं। शंभू काका की बात सुनकर श्रेयांश बोला, शंभू काका, आप ही चले जाइए, मैं तब तक महल की बारीकियों को देख लेता हूँ। चित्र में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है चित्रकार बाबू, तो आप यहीं ठहरें, मैं होकर आता हूँ। लेकिन याद रहे, महल के ज्यादा नजदीक मत जाइएगा। मैंने कहा ना कि यहाँ रूहों का वास है, आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने पानी भरी सुराही और पूरी आलू उस पेड़ के पास रख दिए हैं, भूख लगे तो खा लीजिएगा। इतना कहकर शंभू अपने दोस्त से मिलने चला गया। फिर श्रेयांश महल की बारीकियों को देखने लगा। उन बारीकियों को समझने के लिए वह महल के और पास जाने लगा, लेकिन तभी उसे शंभू काका की बात याद आई और उसने वहीं अपने कदम रोक दिए। वह दूर से ही महल को बड़े गौर से देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई महल के झरोखे से झांक रहा है। शायद कोई लड़की थी, क्योंकि उसके लंबे बाल खिड़की से बाहर लटक रहे थे। वह पीठ किए खड़ी थी और उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था।
श्रेयांश को यह दृश्य देखकर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मसलकर फिर से उस ओर देखा, लेकिन तब तक वहां कोई नहीं था। उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने सोचा शायद ये उसका वहम हो, लेकिन फिर सोचा मैंने तो सच में वहां एक लड़की देखी थी। वह काफी देर तक इस विषय में सोचता रहा, लेकिन जब कुछ समझ नहीं आया तो वह फिर से महल को देखने लगा। इस बार वहां कोई नहीं दिखा तो उसने सोचा शायद ये वहम ही था। कुछ देर तक वह महल को हर ओर से निहारता रहा। फिर उसे भूख का एहसास हुआ तो वह पेड़ के नीचे पहुंचा और वहां बिछी चादर पर बैठकर पूरी आलू निकाले और खाने लगा। उसने सुराही से गिलास में पानी निकाला और पीने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद झाड़ियों में कोई है। उसने वहीं दुपट्टा देखा जो उसने खिड़की पर खड़ी लड़की के पास देखा था। वह थोड़ा डरा, लेकिन तुरंत फुर्ती से खड़ा होकर झाड़ी के पास जा पहुंचा। जैसे ही उसने झाड़ी को टटोला, वहां कोई भी नजर नहीं आया। अब तो श्रेयांश हैरान होकर झुंझला उठा। तभी शंभू काका उसके पास आ चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ चित्रकार बाबू? कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही, श्रेयांश बोला। अगर कोई बात है तो बता दीजिए, क्योंकि जो रात में हुआ था वो आपको काफी डरा गया था। शंभू काका बोले, मैंने एक लड़की को महल की खिड़की पर देखा। श्रेयांश बोला, सच कहते हैं आप? एक लड़की? शंभू चौंकते हुए बोले, जी। मुझे पहले ऐसा लगा जैसे कोई वहम हो, लेकिन फिर मैंने झाड़ियों के पीछे वही दुपट्टा देखा। श्रेयांश बोला, तो फिर आपका कोई वहम ही होगा। कभी कभी गांव की लड़कियां भी यहाँ खेतों से घूमने के लिए आ जाती हैं, शायद वही होंगी। शंभू बोले, हाँ शायद कोई गांव की लड़की ही होगी। श्रेयांश बोला, लेकिन शंभू काका ने श्रेयांश से झूठ बोला था, क्योंकि अगर वे ऐसा न कहते तो श्रेयांश डर के कारण शायद अपना चित्र बनाना छोड़ देता। शंभू ने झूठ तो बोल दिया, लेकिन वह भी इस बात से डर गया था, क्योंकि कल रात भी श्रेयांश ने किसी लड़की की परछाई देखी थी और आज फिर से उसने एक लड़की को देखा। शाम होने को आई थी, इसलिए शंभू काका ने श्रेयांश से कहा कि अब मुखिया जी के घर लौट चलते हैं। वे हम दोनों का इंतजार कर रहे होंगे। श्रेयांश भी काफी थक चुका था, इसलिए उसने भी घर चलने के लिए हाँ कर दी। जब दोनों मुखिया जी के घर पहुंचे तो शंभू ने अकेले में जाकर मुखिया जी से कहा कि पुराने महल की खिड़की पर चित्रकार बाबू ने किसी लड़की को देखा। ये बात सुनकर मुखिया जी भी सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद रात का खाना हुआ। खाने के बाद सब सोने चले गए। आज रात भी शंभू श्रेयांश के कमरे में ही सोया। तभी आधी रात के समय श्रेयांश को कुछ जलने की बदबू आई। बदबू इतनी तीव्र थी कि श्रेयांश की एकाएक आंख खुल गई। उसने अपने आसपास देखा तो सब कुछ ठीक था, कुछ भी नहीं जल रहा था, लेकिन बदबू अभी भी आ रही थी। इसलिए उसने शंभू को जगाकर कहा, शंभू काका उठो, देखो ना कुछ जलने की बदबू आ रही है। शंभू काका श्रेयांश के जगाने पर जाग उठे और बोले, क्या हुआ चित्रकार बाबू? काका देखो ना, कुछ मांस जैसे जलने की बदबू आ रही है। श्रेयांश बोला, मांस जैसे जलने की बदबू? लेकिन मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। शंभू बोले, अरे बाहर जाकर देखो, कहीं कुछ जल तो नहीं रहा। श्रेयांश बोला, अभी बाहर जाकर देखता हूं। और इतना कहकर शंभू बाहर चला गया। शंभू बाहर से आकर बोला, चित्रकार बाबू, मैंने तो बाहर कुछ भी नहीं देखा और न ही मुझे वहां कोई बदबू आई। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे तो वो बदबू आ रही थी। श्रेयांश बोला, चित्रकार बाबू, ऐसा लगता है कि आपको कोई भ्रम हुआ है। शंभू काका बोले, नहीं काका, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, ये मेरा वहम नहीं है, ऐसा सच में हुआ था। श्रेयांश बोला, लेकिन आप अब सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। कोई दिक्कत हो तो मैं तो यहीं आपके पास ही सोया हुआ हूं। शंभू काका बोले, और फिर दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। रात भर ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे श्रेयांश को कोई परेशानी हुई हो। सुबह हुई, जब शंभू ने मुखिया जी को सारी बात बताई तो उनके होश उड़ गए। तब उन्होंने श्रेयांश से कहा, हो ना हो, ये वही शाकंभरी की आत्मा है जो सालों से उस पुराने श्रापित रंग महल में वास कर रही है। कौन शाकंभरी? उसकी आत्मा क्यों वहां वास कर रही है? श्रेयांश ने पूछा। बहुत लंबी कहानी है, मुखिया जी बोले। तो फिर सुनाइए ना। श्रेयांश बोला, पहले आप स्नान ध्यान करके नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद मैं शाकंभरी की सारी कहानी आपको सुनाऊंगा। मुखिया जी बोले। कुछ ही देर में श्रेयांश, मुखिया जी और शंभू काका भी स्नान ध्यान करके नाश्ता कर चुके। तब श्रेयांश बोला, मुखिया जी, अब आप मुझे शाकंभरी की कहानी सुनाइए। तब मुखिया जी ने शाकंभरी की कहानी कहना शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। उस रंग महल में एक राजा रहता था जिसका नाम मोरमुकुट सिंह था। राजा बहुत ही निर्दयी और विलासी प्रवृत्ति का था। उसने अपने भोग विलास के लिए एक अलग कक्ष बनवा रखा था।
राज्य की कोई भी कन्या एवं युवती उसकी कुदृष्टि से नहीं बच पाती थी। जो भी कन्या या युवती राजा मोरमुकुट को भा जाती तो वह उसे साम दाम दंड के जरिए अपने रंग महल में बुलवा लेता। अगर कोई भी कन्या राजा की इच्छा के विरुद्ध रंग महल आने से मना कर देती तो राजा उसका अपहरण कर लेता और विवश होकर उसे राजा के सामने घुटने टेकने ही पड़ते। राजा की 3 रानियां थीं, जिनका नाम इंदुमती, बिंदुमती एवं सिंधुमती था। ये नाम राजा ने ही उन्हें दिए थे। इन रानियों से राजा को 5 पुत्र और 1 पुत्री हुई। राजा के पुत्र भी राजा की भांति भोग विलासी थे और मदिरा में ही डूबे रहते थे, परंतु राजकुमारी अत्यधिक दयालु प्रवृत्ति की थी और उसे सादा जीवन ही व्यतीत करना भाता था। परंतु राजा मोरमुकुट सिंह को यह बात कतई पसंद नहीं थी कि उनकी बेटी सादा जीवन जिए। वे उसका विवाह एक ऊंचे राजघराने में करना चाहते थे, परंतु राजकुमारी जलकुंभी एक साधारण व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी। इसी तरह एक दिन जलकुंभी अपनी सखियों के संग वन विहार को गई। वन में तितलियों के पीछे पीछे भागते हुए वह बहुत दूर निकल गई और अपनी सखियों से बिछड़ गई। कुछ समय पश्चात जलकुंभी को ध्यान आया कि उसकी सखियां कहाँ हैं। उसने मार्ग खोजने का अत्यधिक प्रयास किया, किंतु उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। इसलिए वह एक वृक्ष के तले बैठकर रोने लगी। जलकुंभी की आवाज सुनकर एक ऋषिकन्या उस ओर आई और उसने जलकुंभी के समीप आकर पूछा, देवी, आप क्यों रो रही हैं? जी, मेरी सखियां मुझसे बिछड़ गई हैं, मुझे उनके पास जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। जलकुंभी बोली, आप व्यथित न हो देवी, मैं आपकी सहायता करूंगी। ऋषिकन्या बोली, जी, क्या मैं आपका परिचय ज्ञात कर सकती हूँ? जलकुंभी ने पूछा। जी अवश्य, मैं अरण्य ऋषि की पुत्री शाकंभरी हूँ। इसी वन में समीप ही मेरा निवास स्थान है। आप वहां मेरे संग प्रस्थान कीजिए, क्योंकि सूर्यास्त भी होने वाला है और वन में वन्य जीवों का खतरा बढ़ जाता है। आप मेरी कुटिया में सुरक्षित रहेंगी। शाकंभरी बोली, आपका अत्यधिक धन्यवाद देवी। जलकुंभी बोली, सर्वप्रथम तो आप मुझे देवी न कहें, मैं तो आपकी सखी हूँ। आप मुझे मेरे नाम से ही पुकारें, और इसमें धन्यवाद कैसा? आप तो मेरी अतिथि हैं। शाकंभरी बोली, और ऐसे ही वार्तालाप करते करते दोनों निवास स्थान की ओर चल पड़ी। तब जलकुंभी बोली, आपने मेरी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद सखी। आप आभार प्रकट करेंगी तो मैं आपसे क्रोधित हो जाऊंगी। शाकंभरी बोली, अच्छा ठीक है, अब न कहूंगी। जलकुंभी बोली, वैसे आपकी वेशभूषा एवं आभूषणों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप कहीं की राजकुमारी हैं। शाकंभरी बोली, जी, मेरे पिता महाराज का नाम मोरमुकुट सिंह है और मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। जलकुंभी बोली, वैसे राजा मोरमुकुट सिंह के विषय में अत्यधिक सुन रखा है, लेकिन आपका स्वभाव तो उनके विपरीत है। शाकंभरी बोली, जी, मुझे भी अपने पिता महाराज का वह रूप बिल्कुल नहीं भाता। मैं इस बात के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। जलकुंभी बोली, आप क्षमा क्यों मांगती हैं सखी? इसमें आपका कहाँ दोष है? आप तो मुझे संस्कारों वाली प्रतीत होती हैं। शाकंभरी बोली, ये संस्कार तो मुझे मेरी माताश्री से मिले हैं। जलकुंभी बोली, सच? तब तो आपकी माताश्री अत्यधिक ज्ञानी हैं। शाकंभरी बोली, सबकी माताएं ज्ञानी होती हैं। जलकुंभी बोली, किंतु मेरी तो माता ही नहीं है। शाकंभरी बोली, मुझे अत्यधिक दुख हुआ ये जानकर। जलकुंभी बोली, और इसी वार्तालाप के बीच शाकंभरी का निवास स्थान भी आ पहुंचा। शाकंभरी जलकुंभी को कुटिया के भीतर ले गई और अपने पिताश्री से मिलवाते हुए बोली, सखी, ये मेरे पिताश्री अरण्य ऋषि हैं, और पिताश्री, ये मेरी सखी जलकुंभी, महाराज मोरमुकुट सिंह जी की पुत्री। जलकुंभी ने शीघ्रता से अरण्य ऋषि के चरण स्पर्श किए तो ऋषिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया, सदैव प्रसन्न रहो पुत्री। इसके उपरांत बोले, पुत्री शाकंभरी, अपनी सखी का सत्कार करो। वे रात्रि में यहीं विश्राम करेंगी तो उनके लिए उचित व्यवस्था करो। जी पिताश्री, शीघ्र ही व्यवस्था करती हूँ। शाकंभरी बोली। इसके पश्चात शाकंभरी ने जलकुंभी के हाथ पैर धुलवाकर उसे अपने स्वच्छ वस्त्र पहनने के लिए दे दिए और बोली, सखी, तुम यहीं भोजनालय में बैठो, मैं तब तक कुटिया के पीछे से सूखी लकड़ियां लेकर आती हूँ। और इतना कहकर शाकंभरी चली गई। तब तक जलकुंभी के पीछे से कोई आया। जलकुंभी के वस्त्र देखकर उसने समझा कि वह शाकंभरी है और उसके केशों को जोर से झटक दिया। जलकुंभी के केशों में पीड़ा हुई और वह चीख पड़ी। जब वह शीघ्रता से पलटकर देखी तो वहां एक नवयुवक खड़ा था। उस नवयुवक ने जैसे ही जलकुंभी को देखा तो देखता ही रह गया। इतने में शाकंभरी बाहर से सूखी लकड़ियां लेकर भीतर आई और बोली, भ्राता, आप आ गए। ये देखिए मेरी सखी जलकुंभी, आज रात्रि ये हमारी कुटिया में ही विश्राम करेंगी। सखी, ये मेरे अग्रज पुष्पराज जी, अत्यधिक प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। जलकुंभी बोली, जी मुझे भी। पुष्पराज बोला,
तब पुष्पराज ने शाकंभरी से कहा, शाकंभरी, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी जलकुंभी नाम की कोई सखी भी है। भ्राता, मैं भी आज ही इनसे मिली हूं। ये मार्ग भूल गई थीं, इसलिए मैं इन्हें अपने संग यहाँ ले आई। शाकंभरी बोली, ये तुमने अत्यधिक सुंदर कार्य किया मेरी प्रिय बहन। पुष्पराज बोला, और उस रात जलकुंभी अरण्य ऋषि की कुटिया में ठहरी। शाकंभरी रात्रि के भोजन की व्यवस्था करने लगी। उसने कुटिया के कोने पर बने मिट्टी के चूल्हे में भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। भोजन पक जाने के उपरांत उसने सभी के लिए पत्तल में भोजन परोसा तो जलकुंभी बोली, सखी, मैं तो तुम्हारे संग ही भोजन करूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा सखी, शाकंभरी बोली। जलकुंभी के कहने पर शाकंभरी ने अपने पिताश्री और भ्राता पुष्पराज को भोजन परोसा। उनके भोजन कर लेने के उपरांत दोनों सखियों ने भी भोजन कर लिया और विश्राम करने हेतु अपने अपने बिछौनों पर लेट गईं। परंतु इधर पुष्पराज की नींद को जलकुंभी के रूप एवं यौवन ने उड़ा दिया था। वह जलकुंभी पर मोहित हो चुका था, इसलिए उससे उसकी नींद कोसों दूर थी। परंतु कुछ समय पश्चात पुष्पराज भी सो गया। उसे जलकुंभी के सुंदर स्वप्न ने जो आ घेरा था। अर्धरात्रि बीतने को थी, सभी अब तक गहरी नींद में लीन थे। तभी एकाएक वन में कुछ भयावह स्वर सुनाई दिए। सभी उन स्वरों को सुनकर जाग उठे। तब अरण्य ऋषि ने पुष्पराज से कहा, पुत्र पुष्पराज, तनिक बाहर जाकर देखो, क्या बात है। जी पिताश्री, पुष्पराज बोला। और फिर पुष्पराज कुटिया के बाहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ सैनिक अपने अपने अश्वों पर सवार थे और उनके हाथों में अग्निशलाकाएं, मशालें थीं एवं वे किसी को खोज रहे थे। संग में एक नवयुवक था जो उन्हें आदेश दे रहा था। तभी उस नवयुवक की दृष्टि पुष्पराज पर पड़ी। उस नवयुवक ने पुष्पराज से कहा, इधर आओ। पुष्पराज को उसका ऐसा व्यवहार पसंद न आया तो वह बोल पड़ा, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको वार्तालाप करने का आचरण ज्ञात नहीं है। पुष्पराज की बात सुनकर वह नवयुवक क्रोधित हो बैठा और उसने पुष्पराज से कहा, तुम्हें ज्ञात है कि मैं कौन हूं। आप जो भी हों, किंतु आपको आपके बड़ों ने उचित व्यवहार करना नहीं सिखाया। पुष्पराज बोला, तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझसे ऐसा व्यवहार करते हो। नवयुवक पुनः क्रोधित होकर बोला। तभी नवयुवक के संग उनके सेनापति बोले, राजकुमार धूमकेतु, आप इनसे राजकुमारी जलकुंभी के विषय में पूछिए। इनसे निरर्थक वार्तालाप से कोई लाभ नहीं। सेनापति, आपने देखा ना कि इसने मुझसे कैसी अशिष्टता की। राजकुमार धूमकेतु बोले, राजकुमार धूमकेतु, आप रहने दीजिए, मैं ही इनसे पूछता हूं। और इसके उपरांत सेनापति जी ने पुष्पराज से पूछा, आपने इस वन में किसी नवयुवती को देखा है? उनका नाम जलकुंभी है। वे इस राज्य के राजा मोरमुकुट सिंह की पुत्री हैं। ये उनके अग्रज राजकुमार धूमकेतु हैं। अच्छा, ये आपने पहले क्यों नहीं पूछा? पुष्पराज बोला, तो क्या आपने राजकुमारी को देखा है? सेनापति पुनः बोले, जी, उन्हें तो मेरी बहन शाकंभरी अपने संग वन से ले आई थी। कदाचित वे मार्ग से भटक गई थीं। इस समय वे हमारी कुटिया में विश्राम कर रही हैं। पुष्पराज बोला, अत्यधिक कृपा आपकी, जो आपने उनके विषय में हमें बताया। हम सब अत्यधिक भयभीत थे कि कहीं किसी वन्य जीव ने उन पर आक्रमण ना कर दिया हो। सेनापति बोले, तो क्या आप उन्हें इस समय अपने संग ले जाएंगे? पुष्पराज ने पूछा। तब सेनापति बोले, यदि वे इस समय विश्राम कर रही हैं तो करने दीजिए। अब हम सब चिंता मुक्त हो गए हैं। प्रातः हम उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। आपका पुनः अत्यधिक धन्यवाद कि आपके कारण हमारी राजकुमारी सुरक्षित हैं। धन्यवाद किस बात का महाशय, यह तो मेरा कर्तव्य था। धन्य भाग्य मेरे एवं मेरे परिवार का, जो इस राज्य की राजकुमारी हमारी अतिथि बनकर हमारी कुटिया में पधारी। पुष्पराज बोला, तो हम सब जाते हैं। प्रयास रहेगा कि राजकुमारी को प्रातः यहाँ से लिवा ले जाएं। सेनापति बोले, आप सब भी हमारे यहाँ विश्राम कर सकते हैं, यदि आपको कोई आपत्ति न हो। पुष्पराज बोला, नहीं, हम सब जाएंगे। यह शुभ समाचार महाराज को भी तो देना है। सेनापति बोले, जी, तो मैं नहीं रोकूंगा। पुष्पराज बोला। इसके पश्चात सभी राजसैनिक राजकुमार धूमकेतु एवं सेनापति राजमहल की ओर प्रस्थान कर गए। पुष्पराज ने भीतर जाकर अपने पिताश्री को सारी घटना का विवरण कह सुनाया। घटना सुनने के पश्चात सभी पुनः अपने अपने बिछौनों पर विश्राम हेतु लेट गए। प्रातःकाल सर्वप्रथम शाकंभरी जागी। उसने जलकुंभी को सोने दिया। कुटिया की सफाई कर, स्नान कर, पूजा पाठ में मग्न हो गई। इसके पश्चात ऋषि अरण्य एवं पुष्पराज भी जाग उठे। शाकंभरी ने गौशाला को स्वच्छ किया, गायों को चारा डाला, दूध दुहकर कुटिया में आई। तब तक सूर्य की लालिमा चारों ओर फैल चुकी थी। जब वह रसोई में चूल्हा जलाकर भोजन बनाने लगी, तब राजकुमारी जलकुंभी जाग गई। ऐसा प्रतीत होता है सखी कि आप स्नान कर चुकी हैं। जलकुंभी बोली, हाँ सखी, अब आप भी स्नान कर लीजिए। भ्राता कह रहे थे कि आपको लेने आपके राज्य के सैनिक आने वाले हैं। शाकंभरी बोली,
सखी, मन नहीं है राज्य में वापस जाने का। यहाँ का वातावरण मुझे भा गया है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे मैं मुक्त हूँ। ये साधारण वस्त्र और आभूषण रहित श्रृंगार मुझे अत्यधिक प्रिय लगने लगा है। जलकुंभी बोली। परंतु सखी, वह राजमहल ही आपका गृह है। शाकंभरी बोली। ठीक है, अभी तो मैं जाती हूँ, परंतु यहाँ सदैव तुमसे मिलने आती रहूंगी। जलकुंभी बोली। मुझे भी आपसे यही आशा थी। तो आप शीघ्र स्नान कर लें एवं भोजन करके राजमहल जाने को तत्पर हो जाएं। वे सब आते ही होंगे। शाकंभरी बोली। इसके पश्चात शाकंभरी ने भारी मन से जलकुंभी को विदा किया। उस दिन जलकुंभी तो अपने राज्य लौट गई, किंतु पुष्पराज का हृदय भी संग ले गई। पुष्पराज अब केवल राजकुमारी जलकुंभी के स्वप्नों में खोया रहता। जब कभी राजकुमारी शाकंभरी से मिलने आती तो पुष्पराज उससे अपने मन की बात कहने का साहस नहीं कर पाता। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन जब जलकुंभी शाकंभरी से मिलने आई, वह अत्यधिक दुखी प्रतीत हुई। सखी, क्या बात है? आपके मुख की कांति कहाँ विलीन हो गई? पहले आप आती थीं तो आपका मन अत्यधिक प्रसन्न रहता था। अब आपकी प्रसन्नता पर ऐसा कौन सा ग्रहण लग गया है जो आपका मुख अमावस्या के चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा है? शाकंभरी ने पूछा। सखी, क्या कहूं, चित्त अत्यंत विचलित है। जलकुंभी बोली। किंतु क्यों सखी? शाकंभरी ने पूछा। क्योंकि मेरा विवाह होने वाला है। जलकुंभी बोली। ये तो प्रसन्न होने वाली बात है। शाकंभरी बोली। किंतु मुझे वर पसंद नहीं है। जलकुंभी बोली। क्यों? क्या वो कोई राजकुमार नहीं? शाकंभरी बोली। वो तो राजकुमार ही हैं। जलकुंभी बोली। तो आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है? शाकंभरी ने पूछा। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। जलकुंभी बोली। किंतु कौन है वो? क्या वह भी आपसे प्रेम करता है? शाकंभरी ने पूछा। यही तो ज्ञात नहीं है। जलकुंभी बोली। ये तो बड़ी विचित्र बात कही आपने। आप जिससे प्रेम करती हैं उसे यह ज्ञात ही नहीं है कि आप उसकी प्रेमिका हैं। शाकंभरी बोली। हाँ सखी, मेरी दुविधा का समाधान तुम ही कर सकती हो। जलकुंभी बोली। वो कैसे भला? शाकंभरी बोली। उससे पूछो कि क्या उसे भी मुझसे प्रेम है। जलकुंभी बोली। मैं कैसे किसी अपरिचित से यह बात पूछ सकती हूँ? शाकंभरी बोली। तुम ही पूछ सकती हो सखी। जलकुंभी बोली। क्यों? क्या मैं कोई विलक्षणी हूं? शाकंभरी बोली। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे भ्राता हैं जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। जलकुंभी बोली। सच? कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही? शाकंभरी बोली। नहीं, ये स्वप्न नहीं, सत्य है। जलकुंभी बोली। तभी पुष्पराज भीतर आकर शाकंभरी से बोला। शाकंभरी, तुम्हारी सखी ने अत्यधिक समय लगा दिया अपने हृदय की बात कहने में। यह सुनकर जलकुंभी की पलकें लज्जा से झुक गईं। तब शाकंभरी बोली। भ्राता, विलंब से ही सही, मेरी सखी ने अपने हृदय की बात कह तो दी, परंतु आपने भी तो इन्हें इतनी प्रतीक्षा करवाई। ये तो युवती हैं, इसलिए इन्होंने विलंब किया। लज्जा ही इनका आभूषण है। किंतु आपके संग तो ऐसी विवशता न थी। विवशता ही तो थी, तभी तो कह न सका। पुष्पराज बोला। ऐसी क्या विवशता थी? तनिक मैं भी तो सुनूं। जलकुंभी ने लजाते हुए पूछा। जलकुंभी की बात सुनकर पुष्पराज बोला। आप एक राजकुमारी हैं एवं मैं साधारण सा ऋषिपुत्र। आप जैसा जीवन जीती आई हैं वैसा जीवन मैं आपको कभी भी नहीं दे सकता। आपने कभी धन का अभाव नहीं देखा। सदैव से राजमहल में रहने वाली का इस कुटिया में निर्वाह किस प्रकार होगा, यही सोचता था मैं। इसलिए आपसे अपने मन के भाव प्रकट न कर सका, परंतु मैंने तो अब आपको हृदय से स्वीकार कर लिया है। मुझे आशा है कि आप जीवन भर मेरा साथ यूं ही निभाएंगे। जलकुंभी बोली। जी अवश्य, एवं मैं भी आपसे यही आशा रखता हूँ। पुष्पराज बोला। इस प्रकार पुष्पराज एवं जलकुंभी के मध्य प्रेम की सरिता बह चली। वे दोनों निरंतर एक दूसरे से मिलने लगे एवं उनके प्रेम की चर्चाएं धीरे धीरे संपूर्ण राज्य में फैलने लगीं। यह समाचार राजा मोरमुकुट सिंह तथा उनके बड़े पुत्र धूमकेतु के पास भी पहुंचा। इस बात से राजा मोरमुकुट सिंह और उनके पुत्र धूमकेतु अत्यधिक क्रोधित हुए एवं उन्होंने पुष्पराज को दंडित करने का विचार किया। उन्होंने शीघ्रता पूर्वक अपने सेनापति को आदेश दिया कि वे पुष्पराज को हमारे समक्ष शीघ्र बुलवाएं। तब धूमकेतु ने अपने पिता मोरमुकुट सिंह से कहा। पिताश्री, मैं स्वयं पुष्पराज को लेकर आऊंगा। आप सेनापति जी को कष्ट न दें। ठीक है पुत्र धूमकेतु, तो तुम ही उसे ले आओ। मोरमुकुट सिंह बोले। पिता के आदेश पर धूमकेतु ने शीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान किया और कुछ ही समय में वह वहां पहुंच गया। अरण्यराशि की कुटिया के समक्ष उसने उच्च स्वर में पुकार लगाई। पुष्पराज, पुष्पराज, शीघ्र ही कुटिया के बाहर उपस्थित हो। मुझे तुमसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए।
तेरा इतना साहस कि तूने मेरी बहन से विवाह करने का स्वप्न देखा? कहाँ छुपा बैठा है कायर? शीघ्र ही बाहर निकल। पुष्पराज की आवाज सुनकर शाकंभरी कुटिया के बाहर आ गई और उसने धूमकेतु से पूछा, जी आप कौन हैं एवं इस प्रकार मेरे अग्रज को क्यों पुकार रहे हैं? मैं राजकुमार धूमकेतु हूँ, जलकुंभी का भाई। तुम्हारा भ्राता अपराधी है, इसलिए मैं उसे पुकार रहा था। धूमकेतु बोला, अपराधी? ऐसा कौन सा अपराध किया है उन्होंने? शाकंभरी ने पूछा। उसने मेरी बहन जलकुंभी से प्रेम किया है और इसका दंड उसे मिलना ही चाहिए। धूमकेतु बोला, प्रेम करना कोई अपराध तो नहीं? शाकंभरी बोली, परंतु मेरी दृष्टि में एक साधारण मानव का एक राजकुमारी से प्रेम करना अपराध है। धूमकेतु बोला, प्रेम तो प्रेम होता है, वह तो किसी से भी हो सकता है। शाकंभरी बोली, क्या तुम मुझसे प्रेम कर सकती हो? धूमकेतु ने पूछा। ये कैसी निर्लज्जतापूर्ण बातें कर रहे हैं आप? शाकंभरी क्रोधित होकर बोली, यदि मेरी बातें निर्लज्जतापूर्ण हैं तो इसी प्रकार का निर्लज्ज कार्य किया है तुम्हारे भ्राता ने, जिसका दंड उसे मिलना ही चाहिए। धूमकेतु बोला, परंतु पिताश्री एवं भ्राता कुटिया में नहीं है, वे किसी कारणवश बाहर गए हैं और 2 दिनों के पश्चात ही लौटेंगे। शाकंभरी बोली, तो कोई बात नहीं, तुम जैसी सुंदरी तो है ना, मैं तुम्हें अपने अश्व पर ले जाऊंगा। धूमकेतु बोला, तुम्हारा ऐसा साहस पापी! शाकंभरी चीखी, इस एकांत में तुम्हारा स्वर कोई नहीं सुनेगा, यही उसके लिए उचित दंड होगा। धूमकेतु बोला, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। शाकंभरी बोली, व्यर्थ के वार्तालाप से कोई लाभ नहीं, तुम्हें मेरे संग चलना ही होगा। इतना कहकर धूमकेतु ने शाकंभरी का हाथ पकड़ा और उसे अपने अश्व पर बैठाकर राजमहल की ओर प्रस्थान किया। धूमकेतु का अश्व पवन के वेग सा भागा चला जा रहा था और शाकंभरी पूरे मार्ग में बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, किंतु उसकी किसी ने सहायता नहीं की। धूमकेतु उस राज्य का राजकुमार था, इसलिए कोई भी उससे बैर लेने का साहस नहीं करता था। थक हार कर शाकंभरी अचेत सी हो गई, उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। कुछ समय पश्चात धूमकेतु का अश्व राजमहल के समक्ष रुका। तब धूमकेतु ने शाकंभरी से कहा, चल, अश्व से नीचे उतर और मेरे संग राज दरबार तक चल। शाकंभरी अश्व से उतरी और मंद गति से धूमकेतु के पीछे पीछे चलने लगी। उस पर राजमहल के कर्मचारियों की दृष्टि पड़ती तो वह लज्जा से वहीं गड़ जाती। उसने कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में उसे ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ेगा। कुछ ही समय में वह राज दरबार में पहुंची। राजा मोरमुकुट सिंह को देखते ही वह बोल पड़ी, महाराज, मेरे भ्राता निर्दोष हैं, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। नहीं, उसका अपराध अक्षम्य है, उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा मोरमुकुट सिंह बोले, प्रेम करना कोई अपराध तो नहीं? शाकंभरी बोली, प्रेम करना तो अपराध नहीं, किंतु किसी राजकुमारी से एक साधारण युवक का प्रेम करना अपराध है। राजा मोरमुकुट सिंह बोले, उनके इस अपराध हेतु मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। शाकंभरी बोली, इसका दंड तो उसे अवश्य मिलेगा। जब तक तुम्हारे पिता एवं भ्राता इस राजमहल में उपस्थित नहीं होते, तब तक तुम भी हमारे राजमहल के बंदी गृह में बंदी बनकर रहोगी। राजा मोरमुकुट सिंह बोले, किंतु मैंने कोई अपराध तो नहीं किया, तो मुझे किस बात का दंड दिया जा रहा है? शाकंभरी ने पूछा। चूंकि तुम पुष्पराज की बहन हो, तो तुम भी इस दंड की भागीदार हो। राजा मोरमुकुट सिंह बोले, किंतु यह तो पाप है, अन्याय है, आप ऐसा नहीं कर सकते। शाकंभरी बोली। इसके उपरांत शाकंभरी को बंदी गृह में बंदी बनाकर डाल दिया गया। शाकंभरी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। रात्रि हो चुकी थी। शाकंभरी दिन भर की भूखी प्यासी बंदी गृह में बैठी रो रही थी। तभी उसे किसी ने पुकारा, सखी, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई हूं, कृपया मुझे क्षमा कर दो और इन्हें खा लो। मुझे ध्यात नहीं था कि मेरे प्रेम का दंड मेरे साथ साथ तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। ये जलकुंभी के शब्द थे। सखी, तुम आ गई, कृपया मुझे यहां से बाहर निकालो। शाकंभरी ने जलकुंभी से विनती की। सखी, ये मेरे वश में नहीं, मैं विवश हूं। जलकुंभी बोली, तो यहाँ क्या करने आई हो, जब मुझे मुक्त नहीं कर सकती तो? शाकंभरी क्रोधित होकर बोली, क्षमा करना सखी, मुझ पर भी दृष्टि रखी जा रही है, मैं भी इस महल से बाहर नहीं निकल सकती, अभी भी बड़ी निधि कठिनाइयों से तुम्हारे पास आ सकी हूँ। जलकुंभी बोली। जलकुंभी और शाकंभरी के मध्य वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी धूमकेतु वहां आ पहुंचा और जलकुंभी से बोला, जलकुंभी, तुम्हारा इतना साहस कि मेरी आज्ञा के बिना तुम इससे मिलने बंदीगृह में आ पहुंची? हाँ, आऊंगी, अवश्य आऊंगी, वो मेरी सखी है। जलकुंभी ने धूमकेतु का निरादर करते हुए कहा, ओह, तो इतना साहस आ गया है तुम में, मेरा अपमान कर रही हो। धूमकेतु बोला,
आप सभी के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं कर सकते। जलकुंभी बोली, तुम अपने कक्ष में जाओ, मैं तुमसे वहीं आकर मिलता हूं, और इस शाकंभरी की दशा तो मैं ऐसी कर दूंगा कि ये भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएगी। धूमकेतु बोला, मैं अपने कक्ष में नहीं जाऊंगी। जलकुंभी बोली। जलकुंभी के ऐसा बोलते ही धूमकेतु ने जलकुंभी के गाल पर 2-3 झापड़ मारे और उसे बलपूर्वक उसके कक्ष में ले गया। सैनिकों को आदेश दिया कि जलकुंभी मेरी आज्ञा के बिना बाहर न निकल पाए। इसके उपरांत धूमकेतु पुनः शाकंभरी के निकट आया, बंदीगृह के किवाड़ खोले और शाकंभरी से बोला, यदि तुम मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें इस बंदीगृह से मुक्त कर दूंगा। ये कैसी नीचतापूर्ण बातें कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? शाकंभरी बोली, इतना सती बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें आभूषणों से लाद दूंगा। धूमकेतु बोला, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई भी वस्तु, मेरा स्वाभिमान एवं मेरी लज्जा ही मेरा आभूषण है। शाकंभरी बोली, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? कहते हुए धूमकेतु ने शाकंभरी का हाथ पकड़ लिया। शाकंभरी क्रोध में आ गई और उसने धूमकेतु के गाल पर बलपूर्वक झापड़ मार दिया। झापड़ पड़ते ही धूमकेतु अपमान से तिलमिला गया और शाकंभरी के केश पकड़ते हुए बोला, तेरा इतना साहस, अब तुझे इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। इसके उपरांत धूमकेतु शाकंभरी को अपने कक्ष की ओर घसीटते हुए ले गया और वहां ले जाकर उसका सतीत्व भंग कर दिया। शाकंभरी चीखती रही, परंतु धूमकेतु ने उसकी एक ना सुनी। धूमकेतु के इस अमानवीय आचरण से शाकंभरी विक्षिप्त हो चुकी थी। उसे स्वयं से घृणा हो रही थी। अब उसे केवल अपने भ्राता पुष्पराज की प्रतीक्षा थी कि वो शीघ्र ही राजमहल आकर उसे बंदीगृह से मुक्त कराएगा। जब पुष्पराज को यह सूचना मिली तो वह शीघ्र ही राजमहल पहुंचा अपनी बहन शाकंभरी को मुक्त करवाने हेतु। परंतु राजा मोर मुकुट सिंह ने तो पहले से ही एक योजना बना रखी थी। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने पहले ही अपने सैनिकों को अरण्य वन भेजकर अरण्य ऋषि का अपहरण करवा लिया। इधर पुष्पराज राजमहल पहुंचा तो धूमकेतु ने उसे बंदी बनाकर बंदीगृह में डलवा दिया। दूसरे दिन राजदरबार लगा एवं पुष्पराज तथा अरण्य ऋषि को राजदरबार में उपस्थित किया गया। तब राजा मोर मुकुट सिंह ने पुष्पराज से कहा, पुष्पराज, तुम्हें दंड मिलना निश्चित है। परंतु क्यों? पुष्पराज ने पूछा। तुमने अशोभनीय कार्य किया है एवं तुम दंड के भागीदार हो। राजा मोर मुकुट सिंह बोले, मैंने कोई अशोभनीय कार्य नहीं किया। प्रेम करना कोई अपराध तो नहीं, पुष्पराज बोला, किंतु एक राजकुमारी से प्रेम करना अपराध है एवं तुम्हें इसका दंड मिलना ही चाहिए। मोर मुकुट सिंह बोले, आपका जो जी चाहे मुझे दंड दीजिए, किंतु पहले ये बताइए मेरी बहन शाकंभरी कहाँ है? पुष्पराज ने पूछा। वो बंदीगृह में है, मोर मुकुट सिंह बोले। किंतु क्यों? वह तो निर्दोष है, उसने तो कोई अपराध नहीं किया, पुष्पराज बोला। उसका दोष केवल इतना ही है कि वह तुम्हारी बहन है, वहां उपस्थित धूमकेतु बोला। और तुम्हारी बहन जलकुंभी का भी बस इतना ही दोष है कि वह तुम्हारी बहन है। यदि वह साधारण कन्या होती तो तुम उसे ऐसे दंडित ना करते, है ना धूमकेतु? पुष्पराज बोला, यह वार्तालाप तो बाद में भी हो सकता है। तुम पहले ये बताओ कि अपने पिताश्री को मुक्त करवाना चाहते हो या नहीं। यदि उन्हें मुक्त देखना चाहते हो तो तुम्हें एक वचन देना होगा। धूमकेतु बोला, कैसा वचन? पुष्पराज ने पूछा। वो ये कि यदि मैं तुम्हारे पिता को मुक्त कर दूं तो तुम अपनी बहन शाकंभरी का विवाह मुझसे कर दोगे। धूमकेतु बोला। धूमकेतु की बात सुनकर अरण्य ऋषि अब और अधिक मौन नहीं रह सके। वे बोल ही पड़े, कदापि नहीं। तुम पुष्पराज से ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? शाकंभरी तो मेरी पुत्री है और मैं तुझ जैसे दुराचारी को अपनी पुत्री सौंप कैसे दूं? कहीं तेरी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई है जो तूने ये प्रश्न पूछने का साहस किया? अरण्य ऋषि की बात सुनकर धूमकेतु बोला, ऋषि अरण्य, अब आपका क्रोध करना निरर्थक है। शाकंभरी का विवाह आप मुझसे करें या न करें, परंतु कल पूर्ण रात्रि तो मैं उसके संग था। अत्यंत सुंदर है आपकी कन्या। उसने भरसक प्रयास किया स्वयं का सतीत्व बचाने का, किंतु दुर्भाग्यवश वह सफल न हो सकी। बेचारी अबला अंत में पराजित हो ही गई। जैसे ही अरण्य ऋषि ने धूमकेतु का कथन सुना तो वे स्वयं को रोक न सके और आवेश में आकर बोले, दुस्साहसी, दुष्ट, पापी, अधर्मी, ये तूने क्या कर डाला? मेरी पुष्प के समान पुत्री को तूने किसी कीट पतंगों की भांति मसल दिया। तुझे इस पाप का दंड तो भुगतना ही होगा। कौन देगा मुझे दंड? धूमकेतु बोला। मैं दूंगा दंड, पुष्पराज बोला। तुझे तो मैं यहीं सबके समक्ष दंड दूंगा और संपूर्ण राजदरबार देखेगा। धूमकेतु बोला, नहीं भ्राता, आपको मुझे भी दंड देना होगा। केवल पुष्पराज अपराधी नहीं है,
मैं भी इस अपराध की बराबर भागीदार हूं। जलकुंभी ऐसा कहते हुए राज दरबार में उपस्थित हुई। तुम राज दरबार में कैसे उपस्थित हुई? वह भी मेरे समक्ष? इतना साहस? राजा मोर मुकुट सिंह की गर्जना थी। जो आपके पुत्र ने कल रात किया, उस अपराध से तो यह अधिक नहीं। जलकुंभी बोला। तुम ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकती हो जलकुंभी? मोर मुकुट सिंह ने पूछा। वैसे ही जैसे कि जो दुस्साहस आपके पुत्र ने किया। उसने मेरी सखी का सतीत्व भंग करके अच्छा नहीं किया। आपको उन्हें भी दंड देना ही होगा। जलकुंभी यह कहते हुए रो पड़ी। दंड? तू मुझे दंड दिलवाएगी? यह ले। और इतना कहकर धूमकेतु ने अपनी तलवार निकाली और उसने जलकुंभी का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर समूचे राज दरबार के लोग मौन हो गए। पुष्पराज यह दृश्य देखकर पीड़ा से कराहा उठा और धूमकेतु से बोला, नहीं नहीं जलकुंभी, हे ईश्वर, प्रेम करने का ऐसा दंड, तुम कैसे निर्दयी भ्राता हो। तुम्हारा हृदय है या पाषाण? तनिक भी लज्जा नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए। तुम्हारा और तुम्हारे पिता का भी ऐसा ही दंड निश्चित है। यदि तुमने शाकंभरी का विवाह मुझसे न किया तो? धूमकेतु बोला, तो यह असंभव है। हम दोनों पिता पुत्र प्राण दे देंगे, किंतु ऐसा कदापि न करेंगे। अरण्य ऋषि बोले, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। धूमकेतु बोला, हम दोनों ऐसा कदापि नहीं करेंगे। पुष्पराज बोला, यह तो आज रात को तय किया जाएगा। सैनिकों, जलकुंभी के शरीर के दोनों भागों को उठाकर वन में डाल आओ। भूखे वन्य जीवों को आज का आहार मिल जाएगा। और इन दोनों पिता पुत्र को बंदी गृह में बंद कर दो। रात को रंगमहल के प्रांगण में तीनों को ले आना। और इतना कहकर मोर मुकुट सिंह राज दरबार से चले गए। सभी दरबारी भी एक एक करके चले गए, किंतु किसी ने इस अन्याय के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। रात्रि हो चुकी थी। राजा मोर मुकुट के आदेश पर सैनिकों ने श्रापित रंगमहल के प्रांगण में पुष्पराज, अरण्य ऋषि और शाकंभरी को उपस्थित कर दिया। प्रांगण में गड़े हुए स्तंभों पर अग्निशलाकाओं का प्रकाश जगमगा रहा था और शाकंभरी को इस बात का अत्यधिक भय सता रहा था कि राजा मोर मुकुट सिंह और धूमकेतु न जाने उसके पिता और भ्राता को किस प्रकार की प्रताड़ना देंगे। उसे यह ज्ञात हो चुका था कि किस प्रकार धूमकेतु ने अपनी बहन जलकुंभी का सिर धड़ से अलग कर दिया और जैसा राक्षसी व्यवहार उसने शाकंभरी के साथ किया था, वह शाकंभरी अब तक न भूली थी। वह भी प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। उसका वश चलता तो वह धूमकेतु को ऐसा दंड देती कि कभी कोई भी भविष्य में ऐसा अपराध करने का प्रयास नहीं करेगा। किसी स्त्री का सतीत्व उसे अपने प्राणों से भी प्रिय होता है। ये सारे विचार शाकंभरी के मस्तिष्क में आवागमन कर रहे थे। तभी मोर मुकुट ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, पुष्पराज को प्रांगण के मध्य वाले स्तंभ में बांध दो, शाकंभरी को स्वतंत्र कर दो और अरण्य ऋषि के बंधन खोलकर उन्हें मेरे समीप लाओ। सैनिकों ने राजा के आदेश पर पुष्पराज को प्रांगण के मध्य के स्तंभ में बांध दिया और ऋषि अरण्य को राजा मोर मुकुट सिंह के समीप लाया गया। तब मोर मुकुट सिंह ने अरण्य ऋषि से पूछा, क्या तुम्हें अपनी पुत्री को मेरे राजमहल की राजनर्तकी बनाना स्वीकार है? मोर मुकुट सिंह की बात सुनकर अरण्य ऋषि ने अपनी संवेदना खो दी और क्रोधित होकर बोले, पापी, मैं तेरा रक्त पी जाऊंगा यदि तुमने ऐसी बात अपनी जिह्वा पर दोबारा लाई तो। अब कुछ भी हो अरण्य ऋषि, तुम्हारी पुत्री तो नर्तकी अवश्य बनेगी मेरे महल की। यदि तुम अभी तत्पर हो तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु के उपरांत उसे मेरे राजमहल की राजनर्तकी तो बनना ही पड़ेगा। मोर मुकुट सिंह बोला। मोर मुकुट सिंह की बात सुनकर अब पुष्पराज मौन नहीं रह सका और बोला, मोर मुकुट सिंह, तू राजा के नाम पर कलंक है। राजा तो अपनी प्रजा का ध्यान एक नन्हे बालक की भांति करता है, परंतु तू तो अपनी प्रजा का शोषण कर रहा है। तुझ जैसे राजा को तो जीवित रहने का अधिकार नहीं है। थू है तुझ पर। तेरा इतना साहस कि तू मेरे पिता को धिक्कार रहा है। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। धूमकेतु बोला। अब शाकंभरी भी मौन नहीं रह सकी और चीखते हुए बोली, धिक्कार तो तुझ पर है धूमकेतु। तूने मेरा सतीत्व भंग किया, तुझे मृत्यु मिलनी चाहिए। तू तो इस धरती पर भार के समान है, इतना पाप करके कहां जाएगा? ईश्वर को भी अब अपने इस कार्य पर लज्जा आ रही होगी कि तुझे उसने इस धरती पर क्यों भेजा। चुप कर तू, अब देख मैं तेरी क्या दशा करता हूं। धूमकेतु बोला, जो करना है कर लें, मुझे अब तुझसे भय नहीं, पापी कहीं का। शाकंभरी बोली, तेरा इतना साहस, अब देख कि मैं क्या करता हूं। इतना कहकर धूमकेतु ने तलवार निकाली और अरण्य ऋषि के हृदय में घोंप दी। हृदय में तलवार घुसने के पश्चात रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी और ऋषि अरण्य धरती पर अचेत होकर गिर पड़े।
कुछ क्षण में ही उनके प्राण पखेरु हो गए। इस क्षण के मध्य वहां केवल शांति ही शांति थी। तभी उस शांति को तोड़ते हुए पुष्पराज बोला, अधर्मी, दुराचारी, तूने मेरे पिता की हत्या कर दी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे पुत्र को तब मारेगा जब तू जीवित बचेगा। और इतना कहकर राजा मोर मुकुट सिंह ने भी अपनी कृपाण निकालकर पुष्पराज के उदर में घोंप दी और निरंतर निकाल निकाल कर घोंपता ही रहा जब तक पुष्पराज की मृत्यु न हो गई। पुष्पराज जिस स्तंभ से बांधा था, धरती का वो भाग रक्त रंजित हो उठा। शाकंभरी सहायता हेतु चीखती रही, चिल्लाती रही, किंतु कोई भी उसकी सहायता हेतु उपस्थित न हुआ। सभी राजा मोर मुकुट से भयभीत थे, इसलिए किसी में भी ये साहस न हुआ कि वे शाकंभरी की सहायता हेतु उपस्थित हो सकें। अब राजा मोर मुकुट सिंह अपने पुत्र धूमकेतु से बोला, प्रिय पुत्र धूमकेतु, अब इसके भ्राता और पिता के मृत्युलोक जाने के पश्चात तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो, और जिस प्रकार भी तुम्हें इस दुस्साहसी शाकंभरी को दंड देना हो तो तुम उस प्रकार इसे दंडित कर सकते हो। चाहे तो अपनी रानी बना लो या इसे राजमहल की राजनर्तकी बना दो, अब ये तुम पर निर्भर करता है। अपने पिता मोर मुकुट सिंह की आज्ञा सुनकर धूमकेतु बोला, जो आदेश पिताश्री। अब तो ये साधारण सी नर्तकी ही बनेगी। और वो शाकंभरी का हाथ पकड़कर अपने कक्ष की ओर ले जाने लगा, परंतु शाकंभरी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए विरोध करने लगी। शाकंभरी के विरोधाभास के कारण धूमकेतु क्रोध से उत्तेजित हो उठा और उसने शाकंभरी के केश पकड़े और उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। यह सब शाकंभरी के लिए असहनीय था, इसलिए वो स्वयं को छुड़ाने का प्रयास करने लगी और वह इसमें सफल भी हुई। स्वयं को छुड़ाने के पश्चात बिना विलंब किए वो एक स्तंभ की ओर भागी और उसने शीघ्रतापूर्वक एक अग्निशलाका को स्तंभ से निकाला और गर्जना की, तूने यदि मुझे पुनः स्पर्श किया तो मैं स्वयं को इस अग्नि के सुपुर्द कर दूंगी। चल चल, तू मुझे भय दर्शन धमकी दे रही है, तुझ में इतना साहस नहीं है। धूमकेतु बोला, तो तू मेरा साहस देखना चाहता है तो देख। और इतना कहकर शाकंभरी ने अपने वस्त्रों में अग्नि लगा ली और पीड़ा से कराहने लगी। देखते ही देखते उसका शरीर अग्नि में झुलसकर काला पड़ गया था। वह धरती पर गिरकर तड़पती रही, परंतु उसकी सहायता हेतु उसके समीप कोई भी न आया। कुछ समय तक तड़पने के पश्चात उसके प्राण चले गए। इसके पश्चात उसके मृतक शरीर को राजा मोर मुकुट सिंह ने अपने सैनिकों से वन में छोड़ आने को कहा। इतना कहकर मुखिया जी ने एक आह भरी। तब श्रेयांश ने मुखिया जी से पूछा, फिर राजा मोर मुकुट सिंह और धूमकेतु को उनके कर्मों की सजा नहीं मिली? मिली ना, शंभू बोला। वो भला कैसे? श्रेयांश ने पूछा। तब मुखिया जी बोले, फिर उस राजमहल में शाकंभरी की आत्मा भटकने लगी और फिर उसने एक एक करके राजमहल के सभी सदस्यों को मार डाला। अब भी उसकी आत्मा उस महल में भटकती है। फिर शंभू बोला, और शायद कभी कभी रात को उसके ही शरीर के जलने की बदबू भी आती है। शायद वही बदबू ही आपने रात को महसूस की होगी। अच्छा, तो ये बात है, श्रेयांश बोला। हाँ चित्रकार बाबू, उसकी आत्मा भी नए लोगों को परेशान करती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब आपको पहचानने लगेगी तो परेशान नहीं करेगी, मुखिया जी बोले। इसकी क्या गारंटी है कि बाद में वो मुझे नहीं सताएगी? श्रेयांश ने पूछा। ऐसा ही है, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मुझे भी सताती थी, लेकिन अब नहीं सताती, शंभू बोला। तो ठीक है, अब देखते हैं कि आज रात को क्या होता है। और इतना कहकर श्रेयांश अपने काम में लग गया। रात हुई और श्रेयांश रात का खाना खाकर फिर से अपने कमरे में पहुंचा। जब वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा तो उसे जोर जोर से फिर से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, जिससे वह चौंक गया। तभी घुंघरुओं की आवाज अचानक बंद हो गई। उस रात शंभू उसके कमरे में नहीं सोया था। उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए वह किसी से मिलने गया था। श्रेयांश के पूछने पर मुखिया जी ने उसे बताया था कि शायद वह किसी तांत्रिक के पास गया है। श्रेयांश को थोड़ा अजीब लगा उनकी बात सुनकर, लेकिन फिर सोचा कि गांव के लोग हैं, इसलिए ये सब मानते हैं। श्रेयांश को अपने कमरे में अकेले डर तो लग रहा था, लेकिन वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। वह कुछ देर यूं ही लेटा रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। घुंघरुओं की आवाज और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना, यह श्रेयांश को डराने के लिए काफी था। श्रेयांश जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। खुद को समझाने के लिए उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और उसके बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो।
इस एहसास से श्रेयांश के तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वह बिस्तर से उठा और पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी नजर गद्दे पर पड़ी तो उसका दिल दहल गया, क्योंकि गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे कि उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहता था, पर डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में श्रेयांश ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा फिर से समतल हो गया और श्रेयांश को ऐसा लगा कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। फिर उसने देखा कि वह एक जवान औरत की धुंधली सी परछाई थी। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम काली थीं और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक दृश्य देखकर श्रेयांश घबरा गया, लेकिन तभी वह परछाई एकाएक वहां से गायब हो गई। तभी अचानक उसके कमरे में रखी अलमारी का दरवाजा अपने आप धड़ाम की आवाज के साथ खुल गया। इस आवाज से वह चौंक गया। उसे काफी डर महसूस हुआ, क्योंकि कमरे के खिड़की दरवाजे बंद थे और वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। उसने अलमारी के पास जाकर उसका दूसरा दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने फिर से अलमारी के दोनों दरवाजे बंद कर दिए और अपने बिस्तर की ओर जाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका नाम पुकारा और वह आवाज उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। अब श्रेयांश बुरी तरह डर गया था। उसे वहीं खड़े खड़े पसीना आने लगा और वह बुरी तरह कांपने लगा। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी के दरवाजे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कि अंदर से उन्हें कोई धक्का दे रहा हो। डर के मारे कांपते हुए श्रेयांश थोड़ी देर तक वह अजीब दृश्य देखता रहा, लेकिन तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। ऐसा भयानक दृश्य देखकर अब श्रेयांश चुप न रह सका और जोर से चीख पड़ा। श्रेयांश की चीख सुनकर मुखिया जी फौरन उसके कमरे में आए और उससे चीखने का कारण पूछा। वो सारा आंखों देखा दृश्य श्रेयांश ने मुखिया जी को कह सुनाया। श्रेयांश की बातें सुनकर मुखिया जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं और उन्होंने श्रेयांश से कहा कि चित्रकार बाबू, आज आप मेरे कमरे में सो जाइए। फिर क्या था, श्रेयांश सोने के लिए मुखिया जी के कमरे में चला आया। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उतना डर नहीं लग रहा था। श्रेयांश बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह बस उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले देखी थीं। यही सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अचानक से आधी रात को श्रेयांश की किसी के पैरों की आवाज से नींद खुल गई। उस समय मुखिया जी तो सो ही रहे थे। श्रेयांश आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बिस्तर से उठकर देखें कि कौन है। उस समय वह थोड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चुपचाप होकर रजाई में से देखता हूं कि कौन है। धीरे धीरे वह आवाज बढ़ती जा रही थी। वह जो कोई भी थी धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। तब उसने देखा कि एक जवान औरत है जिसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और वह उसके पास आकर रुक गई। वह अब भी उसे देख रहा था और सोच रहा था कि यह यहाँ क्यों रुकी है। तभी वह पीछे मुड़ी। जहां वह रुकी थी वहां बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। श्रेयांश ने उसका चेहरा देखा और वह उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी बिना पुतलियों वाली आंखें और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कि वह उसे ही देख रही है। यह देखकर श्रेयांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद उसके कानों में एक आवाज आई, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? उसकी बात सुनकर श्रेयांश एक बार फिर से चीख उठा और मुखिया जी फौरन जागकर श्रेयांश के पास आए और उससे पूछा, क्या हुआ चित्रकार बाबू? कोई था यहाँ पर? श्रेयांश बोला। कौन था? मुखिया जी ने पूछा। एक औरत थी सफेद साड़ी में। श्रेयांश बोला। यहाँ और औरत? आपने कोई सपना देखा होगा, मुखिया जी बोले। वो सपना नहीं, हकीकत थी, श्रेयांश बोला। श्रेयांश की बात सुनकर मुखिया जी एक बार फिर चिंतित हो उठे। मुखिया जी के कहने पर श्रेयांश फिर से बिस्तर पर लेट गया और बिस्तर पर लेटे लेटे वह उस सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में ही सोच रहा था। बहुत डरा हुआ था वह। उसे अब ऐसा लग रहा था कि वह इस गांव में ही चित्र बनाने क्यों आया। किसी और गांव चला जाता तो अच्छा होता। जब देखो तब कोई ना कोई मुसीबत ही खड़ी हो जाती है। उसने फिर रात भर पलकें नहीं झपकाईं और यूं ही सुबह हो गई। सवेरे होते ही शंभू काका लौट आए। उनके चेहरे पर साफ साफ चिंता के भाव देखे जा सकते थे। मुखिया जी ने भी उनके चेहरे की उदासी भांप ली और अकेले में ले जाकर उनसे कुछ बात करने लगे। ये सब श्रेयांश ने देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं।
वे शायद किसी तांत्रिक के बारे में बातें कर रहे थे और इधर श्रेयांश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सुबह का नाश्ता हो चुका था। मुखिया जी और शंभू सोच रहे थे कि श्रेयांश उस पुराने रंग महल का चित्र बनाने वहां पर जाएगा, लेकिन उस दिन श्रेयांश ने ये कहकर मना कर दिया कि रात में उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। वह आज दोपहर में यहीं रहेगा और अपने कमरे में आराम करेगा। ये सुनकर मुखिया जी बोले, कोई बात नहीं, आप यहाँ रुकिए, लेकिन मुझे और शंभू को किसी जरूरी काम से बाहर जाना होगा। ठीक है, तो आप दोनों चले जाइए और सारे कमरों में ताला लगा दीजिए। मेरा कमरा खुला रहने दीजिए। श्रेयांश बोला, ये कैसी बातें करते हैं चित्रकार बाबू? मुझे आप पर पूरा भरोसा है, कमरों में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुखिया जी बोले, तो ठीक है, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मत लगाइए ताला। श्रेयांश बोला। फिर दोपहर का खाना खाने के बाद मुखिया जी और शंभू बाहर चले गए। श्रेयांश अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा। तभी श्रेयांश को ध्यान आया कि रात को उसके कमरे में रखी अलमारी में कुछ हलचल हुई थी। अब दोपहर के समय इसे खोलकर देखता हूं कि क्या माजरा है। श्रेयांश ने अलमारी खोली, लेकिन उसे इसके भीतर कुछ भी नहीं दिखा। फिर तब उसने अलमारी का ठीक से मुआयना करना शुरू कर दिया। उसने अलमारी को अगल बगल से भी देखा और फिर उसके पीछे गया। उसने जो देखा उसे देखकर वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अलमारी के पीछे की दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर बड़ा सा ताला लगा था, जो शायद कोई खुफिया दरवाजा था। अब श्रेयांश ने उस दरवाजे के पीछे जाने की ठान ली। पहले उसने अलमारी को आगे की ओर खिसकाया, रसोई से सिलबट्टे का बट्टा उठाकर लाया और उसने उस बट्टे से ताले पर वार करना शुरू कर दिया। 3-4 वार के बाद ताला टूट गया। श्रेयांश ने वो दरवाजा खोला तो देखा कि भीतर बहुत अंधेरा था, इसलिए उसने पहले लालटेन जलाई और साथ में अपने बचाव के लिए एक लाठी भी ले ली। वह धीरे धीरे उस दरवाजे के भीतर घुसने लगा। उस कमरे में जाकर उसने देखा कि वहां बहुत सा पुराना सामान पड़ा है जो इस्तेमाल में नहीं आता। जो कुछ इस तरह था जैसे कि पुरानी टोकरियां, टूटी हुई लकड़ी की कुर्सियां, पुराना लकड़ी का हल, फावड़ा और वहां एक छोटा लोहे का संदूक भी था जिस पर ताला नहीं लगा था। श्रेयांश ने उस संदूक को खोलकर देखा तो उसे उसमें घुंघरुओं का जोड़ा मिला। एक घाघरा चोली का जोड़ा भी उसे मिला। साथ में एक तस्वीर और एक डायरी मिली जिसका उसने पहला पन्ना खोलकर देखा तो उस पर लिखा था ऋतुरागिनी। ये सब श्रेयांश की समझ से परे था। उसने सोचा, ये तस्वीर और डायरी अपने साथ बाहर ले चलता हूं, शायद डायरी पढ़ने पर कुछ मिल जाए। उसने संदूक का सारा सामान वैसे ही रख दिया जैसे कि पहले से रखा था। वह जैसे ही लालटेन और लाठी उठाकर उस कमरे से बाहर जाने को हुआ तो किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। श्रेयांश के हाथ से लाठी छूटकर नीचे गिर गई। तब उसने उस ओर देखना चाहा कि वह कौन है आखिर। श्रेयांश ने जैसे ही नजर उठाई तो उसने देखा कि एक जले हुए काले चेहरे वाली घाघरे चोली में एक लड़की की परछाई सी खड़ी है। ये देखकर श्रेयांश चीख उठा तो उस लड़की ने फौरन ही अपने चेहरे को अपनी चुनरी से ढक लिया। फिर श्रेयांश से बोली, डरो नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे उस दिन से कुछ बताना चाहती हूँ जिस दिन तुम यहाँ आए थे। उसकी बात सुनकर श्रेयांश ने पूछा, कौन हो तुम और क्या बताना चाह रही हो मुझे? ये बहुत लंबी कहानी है, क्या तुम सुनना चाहोगे? वह परछाई बोली, हाँ, मैं भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, तभी तो इस कमरे में आया हूँ। श्रेयांश बोला, तो सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वह परछाई बोली और फिर उस परछाई ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ये 2 साल पहले की बात है। मेरा नाम ऋतुरागिनी था। मैं बहुत खुशहाल जिंदगी बसर कर रही थी। मेरी शादी एक अच्छे इंसान के साथ हुई थी, लेकिन फिर पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी गृहस्थी पर। मेरे पति बहुत बीमार रहने लगे, इससे उनका व्यापार बिल्कुल डूब गया। घर में खाने के लाले पेड़ी डीडे गए तो पति का इलाज कैसे करवाती? रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी सहायता कर कर के थक चुके थे, और फिर जब बुरा वक्त आता है तो सभी साथ छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं अपने पति को तो मरता हुआ नहीं छोड़ दे सकती थी, इसलिए मैं एक नौटंकी कंपनी में काम करने लगी। बहुत तो नहीं, लेकिन इतने पैसे तो मिल ही जाते थे कि 2 वक्त का खाना और पति के इलाज का पैसा निकल आए। पति ने मना भी किया, लेकिन मुझे केवल उनके इलाज की चिंता थी, इसलिए अब अपनी इज्जत का डर न था। फिर अपनी इज्जत के लिए इस समाज से क्यों डरती? अगर समाज होता तो मेरे पति का इलाज करवाता। जब हम पैसे वाले थे तो यही समाज हमारे तलवे चाटता था, लेकिन जब हम गरीब हो गए तो समाज ने हमसे दामन छुड़ा लिया। मैं कुछ दिनों में ही सबकी चहेती बन गई। अब कोई भी नौटंकी मेरे बिना अधूरी रहती। इस बीच मेरे पति की हालत में भी सुधार होने लगा। उन्हें पूरी तरह ठीक करने के लिए अब भी और भी पैसा और वक्त चाहिए था,
इसलिए मैंने नौटंकी कंपनी नहीं छोड़ दी। मेरे चाहने वालों में से एक मुखिया जी भी थे। वे मेरी कोई भी नौटंकी देखना नहीं भूलते थे। साथ में उनका नौकर शंभू भी रहता था। फिर एक रोज जब मेरा नाच गाना खत्म हुआ तो मुखिया मेरे शामियाने में अकेले मिलने आए और बोले, मेरी जान, तुम मुझे भाग गई हो, बोलो क्या लोगी मेरे साथ चलने का। मैंने शालीनतापूर्वक उनसे कहा, मैं ये सब काम नहीं करती, नाचना गाना मेरी मजबूरी है। 2 कौड़ी की औरत मुझे मना करती है। मुखिया जी बोले, जुबान संभाल कर बात कीजिए मुखिया जी, मैं ऐसी वैसी लड़धकी नहीं हूं। मैंने कहा, अगर ऐसी औरत नहीं हो तो फिर नौटंकी में काम क्यों करती हो। मुखिया जी बोले, मेरी मजबूरी है, मेरे पति बहुत बीमार हैं, इसलिए उनके इलाज के लिए मुझे ये काम करना पुडी ढेंचता है। मैंने कहा। मेरी बात सुनकर मुखिया जी कुछ नर्म पडीडी ढहकर मुझसे बोले, माफ करना रतुरागिनी, मुझसे गलती हो गई। चलो ठीक है, लेकिन एक रात के लिए तो मुझे अपना नाच गाना सुना सकती हो ना। मुंह मांगा दाम दूंगा, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है, इतनी कृपा तो कर ही सकती हो मुझ पर। वादा करता हूं कि आज के बाद कभी ऐसी गंदी बात अपनी जुबान पर ना लाऊंगा। तुम मेरे घर पर आ सकती हो, मेरे घर में मेरा पूरा परिवार है, वे सब भी तुम्हारा नाच गाना सुनकर खुश हो जाएंगे। तो क्या तुमने मुखिया जी की बात मान ली? श्रेयांश ने पूछा। श्रेयांश के इस प्रश्न पर रतुरागिनी ने उत्तर दिया। फिर मैं उनकी इस विनती को ठुकरा ना सकी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे अपने परिवार के साथ मेरा नाच गाना देखना चाहते हैं। और एक रात मैं उनके घर नाच गाने के लिए पहुंच गई। फिर क्या हुआ? श्रेयांश ने पूछा। थोड़ा सब्र रखो, सब बताती हूँ, रतुरागिनी बोली। इसके बाद रतुरागिनी ने फिर से बोलना शुरू किया। मैं वहां साधारण कपड़िड्ढों में पहुंची। साथ में मेरा संदूक था जिसमें घुंघरुओं का जोधा, मेरी डायरी और नाचने गाने वाला भड्डकीला लिबास था। मैं वहां पहुंची तो मैंने मुखिया जी से पूछा, कहाँ है आपका सारा परिवार? मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। मुखिया जी बोले, पहले तुम तैयार तो हो जाओ, परिवार भी आ जाता है। उस कमरे में शंभू तुम्हें छोड़ आएगा, जहां तुम इत्मीनान से तैयार हो जाओ। और फिर मुझे शंभू उस कमरे में छोड़ आया जो तुम्हारा कमरा है। मैं तैयार होकर बाहर आई तो फिर से मुखिया जी से पूछा कि उनका परिवार कहाँ है। उन्होंने बोला, सब शहर गए हैं, सुबह तक ही लौटेंगे। तुम मुझे अपना नाच गाना दिखा सकती हो, ये रहे रुपए, अगर कम है तो मैं और भी दे देता हूँ। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने पूछा। वो इसलिए कि तुम्हारा मन खराब हो जाता और फिर तुम मुझे अपना नाच गाना नहीं दिखाती, मुखिया जी बोले। फिर मजबूर होकर उस रात मुझे नाचना गाना पड़ा। फिर रात में मुझे उस कमरे में ठहराया गया जिसमें तुम ठहरे हो। मैंने भीतर से ठीक से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने सोचा कि अब इस कमरे में कोई नहीं घुस सकता, मैं एकदम सुरक्षित हूँ। यही सोचकर मैं चैन की नींद सो गई। तभी आधी रात के वक्त किवाड़ खुलने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो मेरे कमरे के दरवाजे तो भीतर से बंद हैं, लेकिन तभी मेरे कमरे की अलमारी हिली। उसे सरकाकर मुखिया जी उसके पीछे के छोटे से किवाड़ों से मेरे कमरे में घुस आए थे। मैंने उन्हें देखा तो पूछा, आप और यहाँ इतनी रात को किस लिए आए हैं? बस अपनी देवी के दर्शन करने चला आया था, मुखिया जी बोले। ये क्या बकवास करते हैं आप? मैंने कहा। अरे मेरी रानी, मैं तो अपनी प्यास बुझाने आया हूँ, कब से प्यासा हूँ तेरे यौवन का। मुखिया जी बोले, नीच, तू इतनी नीचता पर उतर आया है, मतलब तेरा परिवार यहाँ नहीं है? मैंने कहा, पत्नी को मरे तो सालों हो गए, बेटी ब्याह कर ससुराल चली गई, बेटा बहू शहर में रहते हैं, यहाँ तो मैं ही अकेले रहता हूँ अपने नौकर शंभू के साथ। मुखिया जी बोले, अच्छा तो ये बात है, तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया? मैंने कहा, हाँ मेरी जान, मेरा कहाँ मान लें, रुपयों से तौल दूंगा। मुखिया जी बोले, नहीं चाहिए मुझे रुपए, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मैं बोली, अब तू यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती, तेरी यहाँ कोई सुनेगा भी नहीं। मैंने शंभू से कहकर बाहर से दोनों दरवाजों पर ताला लगवा दिया है, तू इन्हें नहीं खोल सकती, चुपचाप मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं जबरदस्ती करूंगा। मुखिया जी बोले, मैं तेरी बात हरगिज नहीं मानूंगी, थू। और इतना कहकर मैंने मुखिया के मुंह पर थूक दिया। ये देखकर मुखिया की मर्दानगी को ठेस पहुंची और उसे ताव आ गया। फिर उसने कुछ नहीं सोचा और मेरे दोनों हाथ पकड़कर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं खुद को छुड़ाती रही, लेकिन सफल ना हो पाई और उसने मेरी इज्जत को जार जार कर दिया। उसका इतने से भी जी नहीं भरा और उसने मुझे इसी अलमारी वाली कोठरी में कैद कर दिया। दूसरे दिन मुझे वहीं खाना और पानी भी दे दिया गया, लेकिन मैंने एक होशियारी की। मैंने वो सभी बातें अपनी डायरी में लिख दी, क्योंकि मुझे डायरी लिखने की आदत थी। फिर उसी रात को मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन शंभू ने पकड़ लिया।
तब मैंने दोनों को धमकी दी कि मैं ये सब पुलिस को बता दूंगी। बस उस समय शंभू को गुस्सा आ गया और उसने मेरे हाथ मुंह बांधकर मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। मैं छटपटाई लेकिन मेरी किसी ने न सुनी। जब मैं झुलस कर काली पड़ गई और बेहोश हो गई तो उन्होंने मेरे तन पर लगी आग कंबल डालकर बुझा दी। मैं तब जिंदा थी और दर्द से कराह रही थी। तब दिन निकल आया था तो वे दोनों मेरे शरीर को कहीं दफना नहीं सकते थे। रात होने का इंतजार करने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे अधजले काले शरीर को उस अलमारी में बंद कर दिया और रात होने का इंतजार करने लगे। मेरी सांसें चल रही थीं, लेकिन कितनी देर तक और चलती। कुछ देर तक मौत से संघर्ष करने के बाद बंद हो गईं। फिर रात हुई और उन दोनों ने मुझे उस रंग महल के आंगन में एक बड़े से पत्थर के पास दफना दिया। मेरी आत्मा तब से यहाँ भटक रही है। मैं अपनी सच्चाई को बाहर लाना चाहती थी, इसके लिए मुझे कोई जरिया चाहिए था। इसलिए मुखिया ने घर की एक पुरानी महाराजिन को भी घर से निकाल दिया और उस दिन के बाद उसने इस घर में किसी को भी आने नहीं दिया जिससे मैं किसी को कुछ बता न सकूं। सामान से भरे संदूक को उन्होंने इसी कमरे में रख दिया, लेकिन संदूक खोलकर नहीं देखा कि इसमें एक डायरी रखी है और इसमें उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। तो मैं क्या करूं? ये बात मैं पुलिस को बता दूं? श्रेयांश ने पूछा। हाँ, मैं उन दोनों को सजा दिलवाना चाहती हूँ। और इतना कहकर ऋतुरागिनी गायब हो गई। फिर श्रेयांश ने ऋतुरागिनी का संदूक उठाया जिसमें सारे सबूत थे और अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल गया पुलिस को सूचना देने के लिए। पुलिस ने श्रेयांश की बात सुनकर छानबीन शुरू कर दी। ऋतुरागिनी का कंकाल भी रंगमहल के आंगन के बड़े पत्थर के पास जमीन के नीचे से मिल गया। मुखिया और शंभू के बयान के मुताबिक दोनों गुनाहगार पाए गए। दोनों पर केस चला और दोनों को सजा भी हो गई। अब श्रेयांश को पता चल चुका था कि मुखिया ने शाकंभरी की मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी, जबकि उन्होंने ऋतुरागिनी को जलाकर मारने की कोशिश की थी। वो रंगमहल श्रापित नहीं है और न वहां ऐसा कभी भी कुछ हुआ था। वहां कोई शाकंभरी की आत्मा नहीं भटकती। यही सब सोचकर श्रेयांश आखिरी बार उस रंगमहल में पहुंचा और भीतर जाने का साहस कर पाया। तभी वहां के आंगन में उसे एक लड़की दिखी और उसने श्रेयांश से पूछा, अरे तुम कौन हो और यहाँ तुम्हें आते डर नहीं लगा? तब श्रेयांश बोला, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस रंगमहल के बारे में लोगों ने झूठी अफवाहें फैला रखी हैं कि ये श्रापित रंगमहल है। यहाँ किसी शाकंभरी नाम की युवती ने खुद को आग लगा ली थी और उसी की आत्मा ने अपना बदला लिया। अच्छा, तो तुम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते? उस लड़की ने श्रेयांश से पूछा। नहीं, भूत प्रेत नहीं होते, ये तो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, श्रेयांश बोला। ओह, तुम तो बड़े निडर हो, लड़की बोली। अच्छा, तुमने मुझसे तो सब पूछ लिया लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया, श्रेयांश बोला। वो लड़की पहले मुस्कुराई और फिर बोली, मैं शाकंभरी हूं। और इतना कहकर वह वहां से गायब हो गई। यह देखकर श्रेयांश एक पल को सन्न रह गया। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।